नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं हम ट्रांसफार्मर पे, कोई बताएगा? हाँ जी, कोर लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस, हाँ, इन्हीं को कंबाइन करके हम कहते हैं कोर लॉस। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये दोनों टेस्ट किस लिए करते हैं? टू प्रिडिक्ट इट परफॉर्मेंस विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। मतलब ट्रांसफार्मर को बिना लोड किए हुए, ठीक है, हम उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर को बिना लोड किए हुए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन अ ट्रांसफार्मर टू प्रिडिक्ट इट परफॉर्मेंस विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। ठीक है, समझ आ गया? अब ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा कोर लॉसेस। ठीक है, और कोर लॉसेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फ्लक्स फाई, है ना, जो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक है, या फ्लक्स फाई कहो इसको, है ना। कोर लॉस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस फ्लक्स फाई एंड दिस फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये बात समझ आई? कोर लॉस किससे रिलेट करता है, हमारा फ्लक्स फाई से, और फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, जो हमारा ईएम है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, रेटेड फ्रीक्वेंसी और एडजस्टेबल वोल्टेज सप्लाई, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, रेटेड रहेगी, है ना, 50 हर्ट्ज सपोज करो, और ये जो वोल्टेज रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, रेटेड रहेगा। हालांकि अगर स्लाइट वेरिएशंस होते हैं ना, बहुत मामूली से वेरिएशंस होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर यहाँ ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा, हमारा रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, समझ आई ये बात? ओपन सर्किट टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, है? उसका ट्रांसफार्मर का जो भी कोर लॉस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इस जब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे उस वक्त हमको क्या चाहिए, एक हमारा रेटेड वोल्टेज सप्लाई चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, पर ये जो रेटेड हमारा वोल्टेज है, अगर इसमें स्लाइट वेरिएशंस भी होता है ना, तो भी चल जाता है काम हमारा। ठीक है, समझ आ रही है बात? जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ठीक है, हम उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, कोर लॉस, पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको रेटेड सप्लाई चाहिए और रेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे हम, हाई वोल्टेज साइड पे या लो वोल्टेज साइड पे? ये टेस्ट हमेशा हम लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये टेस्ट जो है ओपन सर्किट टेस्ट, हम अपना लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा ऐसा क्यों करते हैं हम? Why this test is performed on the low voltage side? बताओ। नहीं नहीं, अगर सेकेंडरी पे भी अगर आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे, ठीक है, तब भी हमारा रेटेड फ्लक्स ही फ्लो करेगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। जो हमारी सप्लाई है ना, सपोज करो ये कितना है, 232 11 केवी का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो 230 वोल्ट की सप्लाई अरेंज करना इज वेरी इजी ना, व्हेन कंपेयर टू 11 केवी। ठीक है, इस वोल्टेज को अरेंज करना क्या है, काफी डिफिकल्ट है, जबकि ये वोल्टेज इजीली आपका अरेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर आप लो वोल्टेज पे परफॉर्म करोगे तो ये जो वॉट मीटर है ना, वोल्ट मीटर है या अमीटर है, ठीक है,
इन सब की रेटिंग भी क्या चाहिए हमको, लो चाहिए, तो इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। इसीलिए हम ओपन सर्किट टेस्ट हमारा क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट। हाँ, तो एचवी साइड ओपन रहेगी ना, तभी तो ओपन सर्किट टेस्ट होगा ये। So this test is usually carried out with the instrument placed on low voltage side while the high voltage side is kept open circuited, है ना, while the high voltage side is kept open circuited. Next क्या है, this is because it is easier to arrange your rated voltage supply, है ना, ये जो कम वोल्टेज है इसको अरेंज करना ज्यादा इजी है when compared to high voltage। ठीक है, and the instruments are cheap in cost। ठीक है, जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, चीप इन कॉस्ट होंगे, एंड इट इज सेफर टू वर्क एट लो वोल्टेज लेवल। ठीक है, दूसरी क्या है, लो वोल्टेज पे वर्क करना हमारे लिए काफी सेफ होता है। ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज साइड पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो जो हमारा V है, जो इक्वेशन थी हमारी, है ना, ईएमएफ इक्वेशन थी, वो क्या थी, E और V इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई इंटू एन, यही थी ना। अब यहां से ये जो फ्लक्स है हमारा फाई एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाय, और इसको V1 कह लो, दैट इज रूट टू पाई एफ इंटू N1। ठीक है, अब रूट टू हमारा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो ये जो फ्लक्स फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स फाई है ना, ये जो हमारा फ्लक्स फाई है, ये हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए हम ये वोल्टेज क्या रखते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों हमारी कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, कोर में हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन योर रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है बात। ठीक है, अब देखो ये जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट जो फ्लो करता है हमारा, है ना, आई नॉट, ये मैंने बताया था आपको, ये कितना होता है हमारा, लगभग कितना होता है हमारा, 3 to 5%, है ना, 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, समझ आ रही है। ये जो हमारा करंट आई नॉट है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट है। ठीक है, और जो और बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वहां पे आई नॉट जो मैंने बताया था वो कितना बताया था, लगभग 0.5% के आसपास, इतना बताया था। ठीक है, कल के लेक्चर में भी बताया। ठीक है, जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है, वहां पे आई नॉट कितना होता है, हाँ, मैक्सिमम 5% होता है। ठीक है, ये इतना कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना कम करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे कोर लॉस है वो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। आर लगभग हमारा कितना होगा, 1 पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आई नॉट कितना होगा, लगभग 0.5 पर यूनिट के आसपास, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, तो ये कितना हुआ, 0.25 पर यूनिट। ठीक है, ये बहुत कम है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर लॉस है, ठीक है, इस करंट की वजह से उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस करंट आई नॉट की वजह से, उसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा कितना सर्किट बचेगा, देखो कहाँ गया सर्किट, हाँ ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस तो हम क्या करते हैं, इस वाली ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, ये हमारी शंट वाली ब्रांच बची सिर्फ। ठीक है, ये हो गया हमारा JX5। समझ आया कुछ कुछ। जल्दी बताओ।
एक बार फिर से मैं समरी के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है, जिसको अभी क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं? टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए, है ना, विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, ठीक है, बिना लोड के, ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं? हम अपना कोर लॉस निकालते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं? अपना कोर लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर लॉस है ना, हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, ठीक है। और मैंने अभी नीचे कैलकुलेट किया था, फाई क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। तो हम अगर रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो फाई एम बी क्या है हमारा? कांस्टेंट होगा। एंड कोर लॉस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है? योर फाई एम। दैट्स वाई तुम्हारा जो कोर लॉस होता है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर लॉस क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि ये फ्लक्स फाई कांस्टेंट है। ये फ्लक्स फाई कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा v बाई एफ का जो रेशियो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अगली बात क्या है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई, ये जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो हम लो वोल्टेज साइड पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वोल्टेज का जो अरेंजमेंट है, लो वोल्टेज का जो अरेंजमेंट है वो काफी इजी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो अमीटर और वोल्ट मीटर लगे हैं ये कम रेटिंग के होंगे, तो हमारा कॉस्ट भी क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप लो वोल्टेज पे काम करते हो, लो वोल्टेज सप्लाई पे, है ना, देन यू आर मोस्ट सेफ, ठीक है। आपकी सेफ्टी क्या है यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, अगर आप कंपेयर करो कि अगर आप हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट क्या है, जो आई नोट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 2 to 5%, ठीक है। मैक्सिमम हमारा क्या होता है? 5%। जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां पे ये जो एक्साइटिंग करंट है ना, ये कितना तक हो सकता है? 0.5 पर यूनिट तक हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ये परसेंटेज है ना, 0.5% है, ठीक है, ये सॉरी परसेंटेज है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.0025, ठीक है, ये 5% में। तो जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, है ना, वहां पे एक्साइटिंग करंट इतना इतना तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो लार्ज ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आई नॉट जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? कुछ कॉपर लॉस भी होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, ठीक है। तो हमने कॉपर लॉस कैलकुलेट किया, वो कितना है? लगभग 0.0025 पर यूनिट, है ना। ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है ये हमने पर यूनिट में कैलकुलेट करी है ना। तो इतना रिड्यूस है, इतना कम है हमारा कॉपर लॉस, तो हम इसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई, क्योंकि ये जो करंट है ना, वो ऑब्वियसली बहुत कम है ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बहुत कम होगा। तो हम ये जो सीरीज ब्रांच है हमारी, इसको पूरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, शंट वाली ब्रांच, ठीक है। समझ आ गई बात? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अगर हमें ये पैरामीटर्स निकालने हैं, आरसी और जे एक्स फाई, है ना, तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। जो आरसी की वैल्यू कितनी होगी? आपने जो वॉट मीटर लगाया वहां से आप पीओसी कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज द ओपन सर्किट टेस्ट में जो आपकी वॉट मीटर पावर दिखाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में, है ना, जो आपको वॉट मीटर पावर दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या होगा? हमारा कोर लॉस, ठीक है। तो वीओसी डिवाइडेड बाय पीओसी आपका आरसी निकल आएगा, है ना। आपको पीओसी पता है, वीओसी पता है, आईओसी पता है, यहाँ से फाई निकाल लो। और जो एक्स फाई होगा वो क्या होगा? आरसी डिवाइडेड बाय 10 फाई। तो ये तीन फॉर्मूले आप याद करके चलना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इजीली और सबसे शॉर्ट तरीका है हमारा आरसी और एक्स फाई कैलकुलेट करने का, ठीक है। किसी को कोई डाउट रह गया है या कोई चीज नहीं आई हो इसमें समझ में? सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी को?
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। ठीक है, अब देखो ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बताओ मेरे को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल लॉस। ठीक है, या फिर यहाँ अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। एक चीज और बतानी थी मेरे को लास्ट में यहाँ पे। हाँ, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या है, सिर्फ एक्साइटिंग करंट फ्लो कर रहा है ना हमारा। ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, ई, और ये हो गया हमारा क्या, फाई। ठीक है, और ये हो गया क्या हमारा एक्साइटिंग करंट, और ई और बीच का ये एंगल है क्या है, ये फाई नॉट है हमारा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये वॉट मीटर क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा या एलपीएफ वॉट मीटर होगा। ठीक है, ये और क्वेश्चन आता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम कैसा वॉट मीटर यूज करते हैं, नॉर्मल वॉट मीटर या लो पावर फैक्टर वॉट मीटर, बताओ मेरे को। मैंने वॉट मीटर में बताया भी था आपको, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नो लोड पावर फैक्टर है वो कितना होगा, कॉस फाई नॉट। ठीक है, और ये फाई नॉट कितना है, 70 टू 80 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस फाई क्या है, बहुत कम है, पावर फैक्टर यहाँ पे क्या है, बहुत पुअर है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डिनरी वॉट मीटर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, और उसके कनेक्शन कैसे होंगे, एम एंड सी आर कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एम और सी हमारे क्या होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, एम सी कनेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कैसे कनेक्शन यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था हाई लोडिंग में, है ना, जब भी हमारा लोड ज्यादा होगा, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहां पे कैसा कनेक्शन यूज करते हैं, बताओ, एल सी कनेक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको वॉट मीटर में। ठीक है, तो कॉपर लॉस हम कैलकुलेट करेंगे किससे, हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर पे, हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, कॉपर लॉस कैलकुलेट होके आएगा। अब देखो यहाँ पे जो, सपोज करो, एक मिनट, यहाँ देखो, एससी टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड करंट टू डिटरमाइन द फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को, ठीक है, एक थिक वायर से क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिंस द रेजिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द फ्रीक्वेंसी, दिस टेस्ट मे बी कैरिड आउट एट द फ्रीक्वेंसी इवन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट विद द इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन द हाई वोल्टेज साइड, है ना। यहाँ जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा वहां पे क्या करेंगे, हाई वोल्टेज साइड पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज कैरिड आउट विद द इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन द हाई वोल्टेज साइड व्हाइल द लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द थिक वायर। जो लो वोल्टेज साइड है उसको एक मोटे वायर से हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज द रेटेड करंट ऑन द एचवी साइड इज लोअर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंड देयरफॉर कॉस्ट सेविंग वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे जो अमीटर है या जो वोल्ट मीटर है ना, इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम लो रेटिंग का अमीटर और लो रेटिंग का वोल्ट मीटर हम यूज करेंगे। ठीक है, क्यों लो रेटिंग का वोल्ट मीटर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको फुल लोड करंट फ्लो कराना है, ठीक है, सेकेंडरी साइड पे हमको क्या करना है, अगर हमारा फुल लोड करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज चाहिए, ओनली 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज हमको चाहिए होगा। ठीक है, 5 to 10% वोल्टेज में यहाँ क्या करने लग जाएगा, फुल लोड करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, समझ आ रही है बात, बताओ मेरे को। देखो मैंने क्या क्या बताया है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है हम कहाँ करेंगे, एचवी साइड पे करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, एचवी साइड पे करेंगे, और लो वोल्टेज को, जो हमारी एलवी साइड है
उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एचवी साइड पे करंट हमारा कम होगा, तो जो अमीटर और वोल्ट मीटर की जो रेटिंग है वो हमारी कम होगी। इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, है ना। जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम है वोल्ट मीटर के रेटिंग की। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ एचवी साइड पे तो क्या होगा, करंट हमारा कम फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए लो रेटिंग का हमने मीटर लगा दिया। अब यहाँ वोल्ट मीटर लो रेटिंग का क्यों लगाया, क्योंकि 5 to 10% ऑफ द रेटेड सप्लाई पे भी यहाँ पे क्या होगा, फुल लोड करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो लास्ट वाले टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको आरसी कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वीओसी डिवाइडेड बाय पीओसी, ये होता है। यानी कि आरसी जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वीओसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा वीओसी, ठीक है, या ये जो यहाँ पे जो कोर लॉस है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है ई। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने वीएससी अप्लाई किया है ना, वो क्या है, 5 to 10% ऑफ V1। ठीक है ना, रेटेड वोल्टेज का क्या है, 5 to 10% की। तो ये वोल्टेज तो और भी कम होगा ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाली ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये वोल्टेज जो है हमारा VSC वो कितना है, 5 to 10% है। तो यहाँ पे तो वोल्टेज और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस वाली ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, चलो। Since the voltage required to circulate 5 to 10%, the core loss, हाँ मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, since the voltage required to circulate the full load current at SC is only 5 to 10% of the operating voltage, the core loss under the short circuit test is ignored। तो core loss यहाँ पे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा माइन्यूट निकल के आता है, बहुत ज्यादा कम निकल के आता है। ठीक है, द एक्साइटिंग करंट अंडर द रिड्यूस्ड वोल्टेज, है ना, क्योंकि ये वोल्टेज क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे जो एक्साइटिंग करंट है वो भी बहुत कम होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्किट कितना बचा, सर्किट में क्या क्या बचा, R1, JX1, R2 और JX2। ठीक है, इसका हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, R1 प्लस R2, JX1 प्लस का JX2। तो हमारा क्या बचा, शॉर्ट सर्किट का इतना सा सर्किट बचा। ठीक है, अगर आपको Z निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, ये VSC है ना, VSC पता है आपको, ISC पता है आपको, है ना। तो VSC डिवाइडेड बाय ISC, ये क्या होगा आपको, यहाँ से Z का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको ये एंगल फाई निकालना है तो फाई कैसे निकलेगा, पावर आपको पता है PSC डिवाइड, क्योंकि पावर हमारी क्या होती है, VI, यहाँ बताता हूँ, PSC क्या होता है हमारा, VI cos फाई। तो यहाँ से फाई निकाल लो, वो कितना हो जाएगा, PSC डिवाइडेड बाय VSC इंटू ISC cos इनवर्स। तो ये फाई आपका कैलकुलेट हो जाएगा, होके आ जाएगा। और Z एंगल फाई आपका क्या कहलाता है, R प्लस का JX। कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे। सबको क्लियर है, फाई SC की, अच्छा अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ उसको मैं और अच्छे से। देखो Z क्या होता है हमारा, R प्लस का JX। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z एंगल फाई। ठीक है, अब अगर हम यहां से Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो हम क्या करें, जैसे R क्या होता है हमारा, V बाय I होता है ना, ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, VSC डिवाइडेड बाय ISC। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, Z का मैग्नीट्यूड, है ना, ये है हमारा Z का मैग्नीट्यूड। अब पावर जो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है वो कितनी होगी, VSC ISC cos फाई। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगी, P डिवाइडेड बाय VSC ISC का cos इनवर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ P डिवाइडेड बाय VSC ISC। ठीक है,
तो आपको सिंगल लाइन में है ना, एक सिंगल इक्वेशन में आपको आर की भी वैल्यू पता चल जाएगी और एक्स की भी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारी पर यूनिट वैल्यूज। ठीक है, देखो पर यूनिट वैल्यूज हमने पढ़ा भी है पावर सिस्टम, जब थोड़ी सी पावर सिस्टम चली थी। ठीक है, आर पर यूनिट किसके बराबर होता है, जैसे कि ऐसे बताता हूँ मैं आपको, जेड पर यूनिट क्या होता है? ठीक है, जेड एक्चुअल, जो एक्चुअल क्वांटिटी है अपॉन जेड बेस, यही होता है ना। ऐसे ही हमारा आर पर यूनिट क्या होगा, आर एक्चुअल जो है डिवाइडेड बाय जेड बेस। एक्स पर यूनिट क्या होगा, एक्स एक्चुअल, एक्चुअल जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जेड बेस। ठीक है, आता कहां से, हम पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, इतना तो पता है ना, आर पर यूनिट क्या होता है, आर एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस। एक्स पर यूनिट क्या होता है, एस एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस, है ना। ये रवि सर ने पढ़ाया था आप सबको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ मेरे को। बोलो 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 बोलो। हाँ ठीक है, तो चलो अब ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे देखो आर पर यूनिट की वैल्यू मैंने क्या लिखी, आर इक्वलेंट डिवाइडेड बाय, आर इक्वलेंट मतलब आर जो एक्चुअल है वैल्यू। ठीक है, यहाँ से जो हमने ट्रांसफॉर्मर के लिए आर इक्वलेंट की वैल्यू निकाली थी ना, ये जो था हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये क्या था हमारा, आर इक्वलेंट और एक्स इक्वलेंट। तो ये हो गया आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट डिवाइडेड बाय जेड बेस। ठीक है, जेड को, जेड बेस को क्या लिख सकते हो आप, वी रेटेड डिवाइडेड बाय आई रेटेड, और वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस। ठीक है, वी बेस किसके बराबर है, वी रेटेड के बराबर है। आई बेस किसके बराबर है हमारा, आई रेटेड के बराबर है। ठीक है, तो जेड को हमने ब्रेक कर लिया वी डिवाइडेड बाय आई में। ठीक है, अब ये आई यहाँ ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, आई रेटेड इंटू आर इक्वलेंट डिवाइडेड बाय वी रेटेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है ना। ये क्या है हमारा, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है कि नहीं है? ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है ना, डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम वी रेटेड से इसको डिवाइड करते हैं, ये भी क्या है, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि एक तरीके का वोल्टेज ही है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू को अगर हम बेस वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, वोल्टेज पर यूनिट। कौन सा वोल्टेज पर यूनिट, पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज, क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, कौन सा पर यूनिट वोल्टेज मिलेगा आपको, रेजिस्टिव वोल्टेज का। शायद समझ नहीं आया होगा, एक मिनट फिर से बताता हूँ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको जेड बेस को मैंने ब्रेक कर लिया, किसमें, वी रेटेड डिवाइडेड बाय आई रेटेड में। जो वी रेटेड है हमारा क्या है, वी बेस के बराबर है, आई रेटेड क्या है हमारा, आई बेस के बराबर है। तो आई रेटेड हमारा ऊपर चला गया, है ना, तो ये है हमारा रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, है ना, यानी कि एक तरीके का क्या है हमारा, वोल्टेज ही है। ठीक है, तो वोल्टेज को बेस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट लिखना भूल गया, फुल लोड पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, सबको समझ आया ये बात, सबको समझ आई ये बात, या नहीं आई? हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, आई, आई का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आई रेटेड का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा वी रेटेड इंटू आई रेटेड। तो वी इंटू आई क्या हो गया हमारा, एस कॉम्प्लेक्स पावर,
ठीक है, या एपरेंट पावर होगी यहाँ पे, और ऊपर क्या हो गया आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्या है हमारी पावर लॉस ही है ना, तो पावर डिवाइडेड बाय पावर क्या हो जाएगा, आर पर यूनिट को बोलेंगे दैट इज फुल लोड पर, फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, तो आर पर यूनिट दो चीजें हो गई हमारी, है ना, एक हम बोलेंगे इसको फुल लोड पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, एक आर पर यूनिट को क्या बोल सकते हैं हम, फुल लोड पर यूनिट कॉपर लॉस। ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसे ही हम एक्स पर यूनिट के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है एक्स पर यूनिट दे रखा है, तो एक्स इक्वलेंट डिवाइडेड बाय जेड बेस, जेड बेस को हमने ब्रेक कर लिया वी रेटेड डिवाइडेड बाय आई रेटेड में, वी रेटेड क्या है हमारा वी बेस के बराबर है, आई रेटेड हमारा आई बेस के बराबर है। ठीक है, आई रेटेड ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ हमारा पर यूनिट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये एक तरीके से वोल्टेज ड्रॉप ही है, रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, इसको वोल्टेज से डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा हमारा पर यूनिट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। अब हमने आई रेटेड और आई रेटेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा फुल लोड रिएक्टिव लॉस डिवाइडेड बाय एस बेस। ठीक है, तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो एक्स पर यूनिट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा फुल लोड रिएक्टिव पावर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली ये काम हम किसके लिए करेंगे जेड पर यूनिट के लिए, तो जेड पर यूनिट को हम क्या बोलेंगे फुल लोड इंपेडेंस ड्रॉप और फुल लोड एपरेंट पावर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है ना, आर पर यूनिट को क्या बोलते हैं ना फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, या आर पर यूनिट को क्या बोलते हैं फुल लोड पर यूनिट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे एक्स पर यूनिट को क्या बोलेंगे फुल लोड रिएक्टिव लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, या फुल लोड रिएक्टिव ड्रॉप इन पर यूनिट, ऐसे जेड पर यूनिट को क्या बोलेंगे फुल लोड इंपेडेंस ड्रॉप इन पर यूनिट और फुल लोड एपरेंट पावर लॉस इन पर यूनिट। ठीक है, तो इसको याद करके चलना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।